चैनल के नंबर 1 शो साजिश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज बात सबसे पहले इजराइल की। रिपोर्ट है कि इजराइल ने युद्ध की कई बातों को छुपाया है दुनिया से। दावा किया जा रहा है कि हमास से लड़ते हुए इजराइल के इतने ज्यादा सैनिक मर गए हैं कि सही आंकड़े तक नहीं जारी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि इजराइल ने जितने सैनिकों के मरने की बात मानी है उससे 10 गुना ज्यादा फौजियों की मौत वहां हुई है। हथियारों के मामले में इजरायल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है। इजरायल का एरो एयर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इजरायल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमीटर दूर से भी कोई मिसाइल इजरायल की तरफ लॉन्च होती है तो मिसाइल लॉन्च होते ही इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब तक इजरायल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर बमबार्डिंग करता रहा, तब तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। लेकिन जैसे ही इजरायल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, इजरायल के सैनिकों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार छाप रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इजरायल की सेना और इजरायल की सरकार इजरायल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार ने इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इजरायल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में इजरायल की मिलिट्री सिमेट्री के डायरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इजरायल के अंदर हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन के अरब देशों के अखबारों ने हाथों हाथ लिया और यह दावा किया कि इजरायल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहां पर इजरायल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है। पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। यह चौंका देने वाली बात है क्योंकि इजरायल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं। करीब 10 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इजरायल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। अगर इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानी 30 दिन में 720 घंटे होते हैं। अगर इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ये दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजरायल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं। इजरायल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजरायल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इजरायल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इजरायल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इजरायल और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है।
गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इजरायल का 75% कब्जा है और इजरायल जो चाहता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इजरायल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। और जहां तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है कि इजरायल की डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरफ प्रस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि इजरायल की ये सैन्य नीति है कि वो हमेशा दुश्मन के 10 गुना आदमी ज्यादा मारता है। और अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो गाजा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन हैं। इनमें से मारे गए बच्चों की संख्या तो करीब 7,000 हो चुकी है। यानी गाजा में एक बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि गाजा पट्टी में कोई नरसंहार नहीं हो रहा है। ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी गाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना जरूरी है जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जब पुतिन की मिसाइल यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब 1000 यूक्रेनी बच्चे हताहत हुए थे, तब अमेरिका ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंहार कर रहे हैं। लेकिन गाजा पट्टी के अंदर हजारों मौतों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंहार नहीं मान रहा है। यह अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एग्जाम्पल है। Hamas wants, make no mistake about it, is genocide. They want to wipe Israel off the map. They've said so publicly, more than one occasion. In fact, just recently. And they've said that they're not going to stop. What happened on the 7th of October is going to happen again and again and again. And what happened on the 7th of October? Murder, slaughter of innocent people in their homes or at a music festival. That's genocidal intention. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि यूक्रेन की घटनाओं को नरसंहार मानना और गाजा पट्टी की मौतों को नजरअंदाज करना वैश्विक पाखंड है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अब तक गाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा पट्टी के अस्पतालों की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जॉर्डन ने गाजा पट्टी के घायल लोगों के लिए इजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल की निगरानी करने के लिए गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड हैं, जबकि गाजा के अंदर 30,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मात्र 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है। بس اهم شيء المعنويات تضل عاليه ان شاء الله. ان شاء الله احنا زي ما بنعرف الجيش العربي ما شاء الله احنا دائما بنقوم بالواجب واقل شيء بنقدر نعمله انه نحاول نساعد اخواننا في غزه وفلسطين. فاكيد بدنا نعمل اكثر دائما بس انتم ما شاء الله يعني فرصه انكم تساعدوا الناس ونقدم الشيء اللي هم محتاجين ان شاء الله. ان شاء الله احنا كلنا فخورين فيكم وراح نتابع كل الامور اول باول. اهم شيء التنسيق بيناتكم والمعنويات تضل عاليه. इजरायल अपनी टेक्निकल सुपेरियरिटी की वजह से अजेय है। पिछले हफ्ते इजरायल ने हमास की ताकत को इस कदर नेस्तोनाबूद किया था कि पिछले हफ्ते 72 घंटे में इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर एक भी मिसाइल अटैक नहीं हुआ था। और जब सोमवार को तेल अवीव पर एक मिसाइल अटैक हुआ तो जहां से मिसाइल अटैक हुआ उस रॉकेट लॉन्चर को भी गाजा के अंदर जाकर इजरायल ने तबाह कर दिया। ये इजरायल की ताकत है। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इजरायल के 350 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को उड़ा दिए हैं। हमास का दावा तो ये है कि इजरायल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिए गए हैं।
हमास तस्वीरें भी जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी हमास की पकड़ गाजा से इसलिए ढीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स पर इजरायल ने टैंक चढ़ा दिए हैं। इजरायली नहीं, अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अल शिफा में हमास का हेडक्वार्टर हो सकता है। टाइम्स ऑफ इजरायल अखबार ने यह दावा किया है कि फ्रांस 24 नाम के एक न्यूज चैनल पर एक ब्रिटेन के डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है। इस डॉक्टर ने 3 साल तक अल शिफा अस्पताल के अंदर काम किया था। गाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थीं जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था। ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है। टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर होने का दावा करने वाले ब्रिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर गाजा के अंदर मौजूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है। अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे कहा कि सावधान किए जाने की वजह से मैं गाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित क्षेत्रों से दूर रहा, लेकिन मैंने कुछ संदिग्ध से नजर आने वाले ऐसे लोगों को अस्पताल में हर समय अंदर और बाहर जाते देखा था जो चिकित्सा कर्मी नहीं थे। ये लोग अस्पताल के बेसमेंट के अंदर जाते थे। The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb-sniffing dog, and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw a circular opening, and they couldn't see all the way down at the time, but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10-meter deep shaft that leads to a corridor. At the end of that corridor, there's a blast-proof door with a shooting hole at the top of it. And our forces, after making sure that all defense mechanisms are dismantled, have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex. The understanding that this tunnel goes under the hospital. इजरायल डिफेंस फोर्स ने इस ब्रिटिश डॉक्टर के इंटरव्यू को आधार बनाते हुए एक बार फिर कहा है कि इस इंटरव्यू से साबित होता है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों के द्वारा हेडक्वार्टर की तरह किया जा रहा था। अब खबर इजराइल के साथ सबसे बड़े साजिश की करते हैं। नेतन्याहू को उनके सबसे भरोसेमंद खुफिया अधिकारी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। इजराइल और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि हमास के हमले के बारे में मोसाद को एक एक बात मालूम। पहले 7 अक्टूबर का हमला, जब इजरायल के साथ पूरी दुनिया को इस अटैक ने हैरान कर दिया। फिर 1.5 महीने तक गाजा पर बमबारी, 13,000 लोगों की मौत, गाजा का जर्रा जर्रा बिखर गया। अक्टूबर बीता, नवंबर भी खत्म, लेकिन उससे पहले 24 नवंबर को सीज फायर के साथ बंधकों की रिहाई। इन सबके बीच एक रिपोर्ट तूफान बनकर आई है जिसने इजरायल के हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को बहुत बड़े शक के घेरे में डाल दिया है। जितना बारूद गाजा पर नहीं गिरा, उतनी आग इस रिपोर्ट में है। पश्चिमी मीडिया में खबर छपी कि 7 अक्टूबर को हुए हमले से पहले मोसाद से जुड़े बड़े अधिकारियों को हमास के हमले को लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल की इंटेलिजेंस ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया, बल्कि मोसाद के बड़े अफसरों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब खारिज करने का क्या मतलब है? क्या मोसाद का कोई बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं? 7 अक्टूबर को लेकर इजरायल में बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे बहुत सी गलतफहमियां बनी रहेंगी।
जिसमें शक नहीं कि 7 अक्टूबर को हुआ हमला मोसाद की सबसे बड़ी नाकामी रही। पूरी दुनिया ने इजरायल के सुरक्षा चक्र को ढहते हुए देखा और अब मोसाद पर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं जिससे यह बात साफ हो रही है कि 7 अक्टूबर को हुआ हमास का हमला एक तरह से होने दिया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि इजरायल की सबसे हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पूरी तरह फेल हो गई। हमास ने जब 7 अक्टूबर को खुल्लम खुल्ला इजरायल पर हमला किया तो उसने 1200 इजरायली नागरिकों की हत्याएं की और साथ में करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया। Hamas, in a remarkable act of creativity, burst through the borders of Gaza and seems to have taken a number of Israelis hostage. They've never really done that before. This is unprecedented, and in some ways, from the Hamas perspective, they've done in 2023 what Egypt did in 1973. 7 अक्टूबर का हमला वाकई बहुत खतरनाक था। इजरायल चंद घंटों तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या हो गया, किसने हमला किया, किसने मारा, किससे अगवा किया और कौन कहां से आकर कहां लौट गया। इजरायल का पूरा सुरक्षा अमला अंधेरे में रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मोसाद के बड़े अफसर को बताया गया कि हमास की तरफ से बड़े हमले का खतरा है तो उसका जवाब था कि ये सिर्फ ख्याली बातें हैं। हमास को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें गाजा से लगी दीवार और बाढ़ के आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस थी, लेकिन एक तरह से उसने सभी रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक दी। ये सब बातें इजरायल के दक्षिणी कमान से जुड़े मोसाद के बड़े अफसर को बताई गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस अफसर को बहुत ही खुफिया तरीके से सभी चेतावनी दी गई थी कि हमास बॉर्डर पोस्ट को उड़ाने की तैयारी कर रहा है और ऐसा हमला कई जगह हो सकता है। लेकिन उस अफसर का रवैया ऐसा रहा जैसे ये रिपोर्ट कूड़ेदान में डालने लायक है। मोसाद को जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उसमें इजरायल के कुछ ठिकानों का भी नाम था जहां हमास हमला करना चाहता था और 7 अक्टूबर को ऐसा हुआ भी। हमास ने कई जगह हमला किया, खुलकर गोलियां चलाई, बहुत से लोगों को मार डाला। ये सब बातें मोसाद के उस अफसर को बताई गई थी, लेकिन उसने एक भी रिपोर्ट को लेकर यकीन नहीं किया। हमास के खतरे को एक तरह से जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इजरायल की यूनिट नंबर 8200 ने मोसाद के अफसरों तक जो रिपोर्ट पहुंचाई उसमें हमास के कैडर के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई गईं। ये सब बातें हमास को यूनिट नंबर 8200 से पता चली। यूनिट नंबर 8200 मोसाद के इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही हिस्सा है जो हमास के लोकल नेटवर्क पर नजर रखती है। It's unclear exactly why it happened at this time. It's certainly ironic that it happened on the 50th anniversary of the last time the Israelis were caught unawares. In the 1973 war, there was an Egyptian attack. It ended up with the recapture of Sinai. Israelis were feeling pretty good about where they've been in the last 50 years. सात अक्टूबर के हमले को 1973 में हुए हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक बताया गया है। 1973 में योम किपुर के दिन, जो यहूदी धर्म में पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन सीरिया और मिस्र की फौज ने हमला करके इजरायल को चौंका दिया था। 7 अक्टूबर को भी यही हुआ। इजरायल फिर चारों खाने चित्त हो गया। उसके बाद इजरायल की बमबारी से जो कुछ भी हुआ, चाहे उसने गाजा को पूरी तरह मिटाने वाली बमबारी की हो, लेकिन सच यही है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की हैसियत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। हमास के हमले के खतरे को ख्याली बातें बताने वाले अफसरों को लेकर कुछ और बातें पता चली हैं। इजरायल के एक सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि हमास के हमले की ऐसी वार्निंग सैनिकों ने अपने वरिष्ठ अफसरों को दी थी। वार्निंग में बताया गया था कि हमले के दौरान विमानों को गिराया जा सकता है और फिर हमास इजरायल में कई जगह अपने झंडे लगा देगा। मोसाद और इजरायली सेना के टॉप के अफसरों ने अगर ऐसी रिपोर्ट खारिज की तो सवाल उठना लाजमी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खारिज के कई मतलब निकाले जा सकते हैं। कई सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब मोसाद को ही देना होगा। क्या मोसाद का वो बड़ा अधिकारी हमास से मिल गया था? क्या मोसाद के अंदर हमास की एंट्री हो चुकी है? क्या मोसाद के अंदर हमास का स्लीपर सेल बन चुका है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हमास के लिए डबल एजेंट बन गए हैं?
ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि इजरायल के लिए हमास हमेशा सबसे बड़ा खतरा माना गया है। और अगर मोसाद का कोई बड़ा अफसर बड़े हमले के इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर कहे कि ये ख्याली बातें हैं, तो सवाल तो उठेंगे। अब गाजा में युद्ध के बीच मोसाद को फैसला करना है कि वो ऐसी नाकामी और ऐसे लापरवाही से कैसे निपटता है। इस वक्त इजरायल की सेना सीज फायर के बीच उत्तरी गाजा में लड़ रही है और वहां उसे हमास की तरफ से बड़े हमले झेलने पड़ रहे हैं। हमास के एंटी टैंक दस्तों ने इजरायल की टैंक फोर्स का जीना मुश्किल कर दिया है। हमास का दावा है कि वो इजरायल के 180 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को फोड़ चुका है और अब उसकी निगाह इजरायल के सॉफ्ट टारगेट पर है, यानी उसके सैनिकों की वो टोलियां जिन पर हमला करके हमास बड़ा स्कोर बनाना चाहता है। फिलहाल इजरायल के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गाजा से बुरी खबर ना मिले और इस वक्त बंधकों की रिहाई ही उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। אבל אני מדגיש לכם, למשפחות ולכם אזרחי ישראל, אנחנו מחויבים להחזרת כל חטופינו. זוהי אחת ממטרות המלחמה, ואנחנו מחויבים להשיג את כל מטרות המלחמה. हालांकि नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनको यकीन था कि बंधकों की रिहाई के साथ राजनीतिक उथल-पुथल में उनकी राह आसान हो जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन गाजा में नॉन स्टॉप बमबारी के साथ नेतन्याहू ने बहुत बड़ी उम्मीदें पाली हुई हैं। He's going to show that he's a strong leader by leading a strong attack into Gaza. His critics on the right will say he's a weak leader for wanting to stop the attack on Gaza. His critics on the left will say he's a weak leader because he was napping when he should have been preparing for this assault. So in the near term, Netanyahu is going to appear very strong. In the longer term, Netanyahu is going to be attacked on his right and on his left. But frankly, Netanyahu has been attacked on his right and his left for his entire career. And that doesn't really faze him. That's just the nature of life. Netanyahu is fighting for his political survival as he always does. नेतन्याहू को बहुत जल्दी बड़े फैसले लेने होंगे और इसमें मोसाद में उठापटक भी शामिल रहेगी। 7 अक्टूबर को जो डेंट मोसाद की इमेज को लगा है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इजरायल के इंटेलिजेंस नेटवर्क में हमास की एंट्री हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि नेतन्याहू को फिर बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुआ हमला तो फिर शुरुआत कही जाएगी। इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह खत्म माना जाएगा और इसी से जुड़ी इजरायल की पूरी सिक्योरिटी, जिसमें घुसपैठ का मतलब नेतन्याहू से बेहतर कौन जानता है। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस गाजा पर है, इजरायल पर है, हमास के अगले कदम पर है और साथ में नेतन्याहू के फैसलों पर है। इस युद्ध में अगले कुछ दिन बहुत अहम होने जा रहे हैं। इजरायल में बड़ा डर बैठ गया है कि अगर ईरान का बस चला तो वो इस युद्ध से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ईरान ने अब एक ऐसी बड़ी तैयारी कर ली है जिसके आगे इजरायल और अमेरिका दोनों की फौज बुरी तरह हार सकती है। इजरायल में इसे ईरान का छुपा हुआ हमला कहा जा रहा है। ईरान का ऐलान, इजरायल का विनाश शुरू। गाजा में भयंकर नरसंहार का बदला अब ईरान लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि भले ही हमास और इजरायल के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान गाजा में गिराए गए एक इजरायली बम का खूनी बदला जरूर लेगा। ईरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इजरायल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा और अब इजरायल पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं।
गाजा में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। हम आपको आगे बताएंगे कि ईरान इजराइल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है और अभी ईरान हिजबुल्लाह हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाजा और वेस्ट बैंक में कितनी भीषण तबाही मचाई है और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल सुरक्षा बलों यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है। कमांडर उमर अबू जल्लाह हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था। कमांडर उमर अबू जल्लाह को इजरायली सेना ने हवाई हमले में मारा है। अब तक हमास के 70 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। कमांडर उमर अबू जल्लाह से पहले दक्षिणी खान यूनुस बटालियन के कमांडर बिलाल अल कीदरा मारा गया था, जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मोहिसेन भी मारे जा चुके हैं। जबकि हमास कमांडर मुराद अबू मुराद, अली कादी और मोहम्मद कटमश को भी आईडीएफ मार चुकी है। इजरायल को नहीं बचा पाएगा सीज फायर। अब सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के सामने ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उसे हमास के साथ 4 दिन का सीज फायर करना पड़ा। ईरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इजरायली सेना को भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान का यहां तक दावा है कि भले इजरायल अपने 70 सैनिकों के मरने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इजरायल के 10 से 20 गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके हैं। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 4 दिन के सीज फायर शुरू होने के साथ ही ऐलान कर दिया था कि गाजा में गिराए गए एक एक इजरायली बम का बदला लिया जाएगा। इसी को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान सैनिक और लड़ाकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें इजरायल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाई गई हैं। तेहरान में हुए प्रदर्शन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबरदस्त नारों के बीच इजरायल को मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। در نجات مردم فلسطین اقدام تعیین کننده ای را انجام دهد بر ناامیدی ملت‌ها از دولت‌ها و بی‌تابی آنها در دفاع از فلسطین افزوده می‌شود. ईरान का ऐलान, इजरायल का विनाश शुरू। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के लाख चेतावनी देने के बावजूद ईरान बंकरों में छिपे अपने घातक हथियारों से इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक इजरायल पर हमला करने के लिए ईरान ने शाहिद सीरीज के आत्मघाती ड्रोन तैयार कर चुका है। इसके अलावा मुहाजिर 10, अराश 2 ड्रोन भी ईरान के बेहद घातक हथियार हैं, जो इजरायली शहरों को तबाह कर सकते हैं। همه مردم آماده هستند برای مقابله با اسرائیل، برای اینکه فاتحه اسرائیل رو یک بار برای همیشه بخوانند. امیدواریم برایشون عبرتی باشه، دست از شرارت ها برداره. हमास का साथ ईरान और हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इजरायल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है। इजरायल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक है। इजरायल की 4.65 लाख के रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इजरायल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब ऐसे हालात के बीच इजरायल का ये कहना है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कभी भी बमबारी कर सकता है। ये दावा वाकई हैरान करने वाला है। כך חנה קציר היקרה, ששבה היום הביתה, לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים. לכן, יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד. בעזה, בשעות הבוקר, כוחות צה"ל נערכו בקווי ההפוגה בשטח רצועת עזה. המפקדים תודרכו והכינו את הכוחות להתנהלות במהלך ההפוגה.
ביטחון הלוחמים שלנו, लेकिन ये भी सच है कि गाजा पट्टी को 60% तक इजरायल तबाह कर चुका है। इधर 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। लगभग 3,000 लोग अभी भी कब्रिस्तान बन चुके उत्तरी गाजा की इमारतों में दफन हैं। लगभग 50 दिन की जंग में इजरायली वायुसेना ने 35,000 से ज्यादा बम उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं। 70 से ज्यादा हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया। इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजरायल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास की लीडरशिप को साफ कर दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גורר את לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, गाजा में एक एक बम का बदला लेगा ईरान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। जरा देखिए कैसे इजरायल की एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर ऐलान किया कि जरूरत पड़ने पर पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं। इजरायली वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान को खास तौर से ईरान और हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इजरायल की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौतरफा हमले कर रहे हैं, उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं। हमारे जवानों ने हजारों आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है। हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे। हमास के किसी भी ठिकाने और मददगार को नहीं छोड़ा जाएगा। इजरायल की वायुसेना पूरे मध्य पूर्व में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה יודע להגיע. हमास की मौजूदा सैन्य क्षमता को देखें तो उसके पास ज्यादातर ईरान के दिए हथियार हैं। इजरायल पर मौजूदा हमले में फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच घनघोर युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन में सर्दी आने के पहले कीव पर कब्जे का जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अब रूस हर दिन नहीं, हर घंटे यूक्रेन पर हमले और तेज करता जाएगा। पुतिन को इजरायल से एक ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसके बाद उन्होंने दिसंबर में ही जीतने का फैसला कर लिया है। कीव पर कब्जे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस की आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है।
क्रिसमस पर कीव पर कब्जे का प्लान। पुतिन ने फाइनल पेपर पर दस्तखत कर दिए हैं। पूरी दुनिया जब क्रिसमस के जश्न में डूबी होगी, कीव पर रूस का झंडा लहरा रहा होगा। 24 फरवरी 2022 से जारी जंग का अंत क्रिसमस के दिन करने का पुतिन ने पूरा मन बना लिया है। पुतिन की सेना इस वक्त यूक्रेन पर अब तक का सबसे तेज हमला कर रही है। जवाब हालांकि यूक्रेन से भी मिल रहा है, लेकिन रफ्तार और पलटवार बेहद कमजोर नजर आ रही है। क्यों? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उत्तर एशिया और यूरोप में जोरदार ठंड आने ही वाली है। इससे पहले रूस ने जंग में फिर गर्मी ला दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार ड्रोन हमले किए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने ताजा बयान दिया है। युद्ध के दूसरे शीतकाल मौसम की ओर बढ़ने के बीच यूक्रेनी सीमा पर बड़े बदलाव की कुछ तात्कालिक संभावनाएं हैं। रूस ने कीव, शर्कासी और पोल्टावा क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 20 ईरानी ड्रोन से हमला किया। वहीं यूक्रेन की विमान रोधी प्रणालियों ने 15 ड्रोन मार गिराए। रूस का वार तेज है, बहुत तेज। रूस की सेना कीव पर ही नहीं टूटी है, बल्कि खेरसॉन में रूस की सेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिसे कई मायने में परमाणु बम से भी खतरनाक माना जाता है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसॉन पर क्लस्टर बम गिरा दिया है, जिसमें 6 लोग मारे गए हैं, जबकि 60 से अधिक आवासीय और बुनियादी ढांचे की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रूस के इस भीषण हमले ने दक्षिणी खेरसॉन में तबाही मचा दी है। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लेमेंको ने कहा, खेरसॉन के चर्नोबाइवका में दोपहर में हुई भारी गोलाबारी में 5 लोग घायल हो गए। हमले में 60 से अधिक रिहायशी भवन और बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए। इससे पहले दिन में हुए हमलों में अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों की जान रूसी हमलों में गई थी। क्लस्टर बम से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको भी जरूर जाननी चाहिए। क्लस्टर बम जहां गिराए जाते हैं वहां जलजला ला देते हैं, जमीन को वो बंजर बना देते हैं और आबादी को वीरान कर देते हैं। क्लस्टर बम तबाही का एक ऐसा बम है जो परमाणु तो नहीं, लेकिन एटॉमिक हथियारों से कई मायनों में कम भी नहीं। क्लस्टर का मतलब गुच्छा या किसी चीज का समूह होता है। ये हवा से विमान के जरिए ऊंचाई से गिराए जाते हैं या समुद्र से दागे जाते हैं। जब एक क्लस्टर बम फटता है तो उससे छोटे छोटे हजारों नए बम हवा में ही तैयार होकर बर्बादी की बारिश करने लगते हैं। बिल्कुल परमाणु बमों की तर्ज पर इनकी संख्या 1 से हजारों होती जाती है। इनसे बहुत सारे छोटे क्लस्टर बम खुद तैयार हो जाते हैं जो इलाके के इलाके साफ कर देते हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से युद्ध में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार जमीन पर शर्रे फैलाते हैं और लड़ाकों की तुलना में कहीं अधिक नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं और मारते हैं। दुश्मन के युद्धक वाहनों को नष्ट करने, हवाई पट्टी को उड़ाने, बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को नष्ट करने, जमीनी बारूदी सुरंगों को तितर-बितर करने, रासायनिक और जैविक हथियारों को ठिकाने लगाने में इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। रूस के गोदामों में आज बहुत कम ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तक पुतिन के कीव विजय का सपना अधूरा है, क्योंकि इस सपने के बीच नाटो की ताकत है। नाटो की यूक्रेन को हथियार सप्लाई ने पुतिन की यूक्रेन में जीत रोक रखी है। यहां आपको नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूक्रेन के कितने प्रतिशत इलाके पर इस वक्त रूस का कब्जा है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन, ज़पोरिज़िया यूक्रेन के ये वो क्षेत्र हैं जिसे रूस अपने कंट्रोल में रखने का दावा करता है। इसके अलावा अवदीविका, बख्मूत, सोलेदार, मारियोपोल जैसे इलाके भी रूस के कब्जे में हैं।
दिक्कत यह है कि रूस किसी एक इलाके पर कब्जा करके निकलता है तो उसके पुराने जीते हुए इलाके पर ज़ेलेंस्की की फौज चढ़ाई कर देती है। लिहाजा रूस को एक नहीं 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। पहला, नए क्षेत्र जीतने वाला फ्रंट है, दूसरा जीते हुए इलाके को बचाने वाला फ्रंट है। इस बीच मुश्किल सेना की है। रूस के सैनिक युद्ध में जान गंवा रहे हैं। ट्रेंड सैनिकों की संख्या लगातार कम हो रही है। रूस में भी पुतिन के खिलाफ युद्ध विरोधी आवाजें उठ रही हैं। युवकों का एक बड़ा वर्ग सेना में भर्ती नहीं होना चाहता है, लेकिन पुतिन के सामने पीछे मुड़ने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में बहुत साफ और सीधी बात है कि पुतिन यूक्रेन को अब बस निपटाना चाहते हैं। जाहिर है युद्ध का निपटारा हमले से ही होगा और पुतिन यही हमले दिनों रात 24 घंटे 8 पहर लगातार कर रहे हैं। यहां पुतिन के 30 दिनों की मियाद में कीव पर कब्जे का प्लान समझने की कोशिश करते हैं। प्लान नंबर 1, यूक्रेन में जीते गए सारे इलाकों को रूस के कब्जे में ले आना। प्लान नंबर 2, कीव को चारों तरफ से घेर कर हमला करना। प्लान नंबर 3, यूक्रेन को क्राइमिया पर हमले से तत्काल और पूरी शक्ति से रोकना। प्लान नंबर 4, ठंड से पहले यूक्रेन के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन में सर्दी दस्तक दे रही है और मौसम बदलते ही युद्ध में पुतिन खेला बदल देंगे। इसकी आशंका में ज़ेलेंस्की दिन रात घुले जा रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी यूक्रेन की सेना और नागरिकों ने भयंकर तबाही का सामना किया था। एक तो हाड़ कपा देने वाली ठंड ने मारा और बच गए तो रूस की सेना ने तोप के गोले से उड़ा दिया। इस बार सर्दी से बचने के लिए यूक्रेन के नागरिक अपने घरों के लिए मोमबत्तियां, बैटरी, फ्लैशलाइट और पोर्टेबल लालटेन खरीद रहे हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट गैस को स्टॉक कर रहे हैं। पिछले साल रूस ने यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर 1200 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिससे यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप सी पड़ गई थी। अमेरिका ने ऊर्जा उपकरण और यूक्रेन के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए $522 मिलियन आवंटित किए हैं। ठंड में जीवन की बुनियादी सुविधाएं और जंग दोनों के प्रति यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कदम उठा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा, हर किसी को यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षात्मक प्रयासों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि रूसी आक्रमण इन सर्दियों में यूक्रेन को रोक न दे। जैसा कि युद्ध के मैदान में होता है, वैसे ही सभी क्षेत्रों में हमें लचीला और मजबूत होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के जिस इलाके में जंग हो रही है, वहां ठंड में पारा -डिग्री में चला जाता है। ऐसे में ठंड से पहले रूस ने फिर ताबड़तोड़ हमले करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो भी सुपर एक्टिव मोड में आ गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ठंड में जिस तरह हिटलर की सेना को रूसी फौज ने मात दी थी, उसी तरह यूक्रेन को सर्दी में ही सदा के लिए जीत लेना है। जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काम पुतिन पिछले 1 साल 8 महीने की जंग में नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि पुतिन की परमाणु बम गिराने की धमकियां भी कोई असर नहीं दिखा पाई। लेकिन अभी पुतिन को मौका मुफीद दिख रहा है। इजरायल हमास की जंग ने अमेरिका के लिए नया मोर्चा खोल दिया है। इसके सामने यूक्रेन रूस की धमक फीकी पड़ गई है, लेकिन रूस की सेना अपना काम बखूबी कर रही है। सर्दी का सामना सिर्फ यूक्रेन को नहीं करना है, रूस के उन सैनिकों को भी करना है जो 24 फरवरी 2022 से जारी इस जंग को अब तक लड़ रहे हैं। लंबी जंग से उकताए रूसी सैनिकों के लिए इस बार की यूक्रेन की सर्दी भी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। यही कारण है कि रूस की सेना ठंड से पहले ही नहीं, बल्कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को युद्ध का द एंड करने के इरादे के साथ चल रही है।